हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया से संघवाद या संघवादी व्यवस्था या फिर संघात्मक शासन व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन हो चुके हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन अभी होने हैं, तो जिन यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन अभी होने हैं उन यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए मैं संघवाद लेकर आया हूँ। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। तो आइए चलते हैं संघवाद की तरफ या संघात्मक शासन व्यवस्था की तरफ। संघात्मक शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था जैसा कि जो सरकारें होती हैं वह कई प्रकार की हो सकती हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। पूरे विश्व में ये चार प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी? संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। पूरे विश्व में ये चार प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो संसदीय शासन व्यवस्था है यह भारत में है, ब्रिटेन में है और अन्य देशों में है, स्विट्जरलैंड में है और अन्य देशों में है संसदीय शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था हम देख सकते हैं कि अमेरिका में है, कनाडा में है, भारत में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है। एकात्मक शासन व्यवस्था हम ब्रिटेन में देख सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में देख सकते हैं, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में देख सकते हैं। ये चार प्रकार की शासन व्यवस्थाएं इस विश्व में होती हैं और सबकी शासन प्रणाली इन्हीं सिस्टम से चलता है, इसी पद्धति से चलती है। जैसे भारत में ये भारत की जो शासन व्यवस्था है वह मिश्रित है, संसदीय भी है और एकात्मक भी है, संघात्मक भी है और अध्यक्षात्मक भी है। संसदीय शासन व्यवस्था होती है। वहीं आपातकालीन स्थितियों में देखते हैं तो यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था हो जाती है। जैसे आपातकाल में एकात्मक शासन व्यवस्था लागू हो जाती है। एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण मिलते हैं। तो भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण है। इसीलिए केसी हियर कहते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था क्या है? अर्ध संघीय है। यह पूरा संघात्मक नहीं है, अर्ध संघीय है। तो यह संघात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम संघ को समझते हैं। संघ, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फेडरेशन अंग्रेजी में। यह संघ क्या होता है? जब कुछ व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में संगठन बना लेते हैं, उसी को हम संघ कहते हैं। जैसे किसान संघ हो गया, शिक्षक संघ हो गया, छात्र संघ हो गया, व्यापारी संघ हो गया। तो इनके हित एक ही होते हैं। अपने हितों की पूर्ति करने के लिए ये मिलकर संगठन बना लेते हैं और अपने हितों की पूर्ति करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। चूंकि सामान्य हित हैं, यह सबके एक ही हित हैं, तो इस तरह से संघ का निर्माण होता है। यह संघ का निर्माण सबसे पहले अमेरिका में किया गया, जब अमेरिका में 1787 में फिलाडेल्फिया का संविधान बनता है और 1789 में लागू होता है। 1789 ईस्वी में लागू होता है अमेरिका में। संघात्मक शासन व्यवस्था लागू होती है अमेरिका में, 1789 ईस्वी में लागू होती है। तो अमेरिका में 13 राज्य मिलकर संघ बनाते हैं। 13 राज्य मिलकर संघ बना लेते हैं। यह 13 राज्य संघ क्यों बनाते हैं? क्योंकि अमेरिका के जो समुद्र तटीय राज्य होते हैं, यह समुद्र तटीय राज्य जो होते हैं हमेशा यह त्रस्त होते हैं। समुद्री लुटेरों से यह राज्य हमेशा त्रस्त होते हैं। तो इसलिए अपनी रक्षा करने के लिए यह सबने मिलकर एक संघ का निर्माण किया और जो सामान्य हित के विषय हैं उसको अपने पास रखा। जो राष्ट्रीय हित के विषय हैं,
राष्ट्रीय हित के विषय हैं उसको संघ को समर्पित कर दिया, यानी कि संघ को दे दिया, यानी कि सामान्य हित या स्थानीय हित, इसको हम स्थानीय हित भी कह सकते हैं, स्थानीय हित भी कहते हैं। स्थानीय हितों को इसने अपने पास रखा और जो विशिष्ट हित थे या राष्ट्रीय हित थे, जैसे कि राज्य की सुरक्षा करने का कार्य, विदेश नीति के निर्धारण का कार्य, मुद्रा, बैंकिंग, वित्त व्यवस्था, रेल वगैरह जो राष्ट्रीय स्तर के विषय होते हैं, जो सभी राज्यों से संबंधित होते हैं, वह राष्ट्रीय स्तर के विषय को इसने संघ को समर्पित कर दिया, अमेरिका संघ को समर्पित कर दिया। तो इस तरह से संघ का निर्माण सबसे पहले अमेरिका में होता है, उसके बाद धीरे धीरे अन्य प्रांत, अन्य देशों में, उसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में भी संघ का निर्माण होने लगता है। आइए देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है? जैसा कि केसी भियर कहते हैं कि संघीय शासन में केंद्र और राज्य की इकाइयां, यानी कि केंद्र और राज्य की इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन इस तरह होता है जिससे कि प्रत्येक सरकार अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हो। यानी कि केसी भियर कहते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन इस तरह से होता है ताकि सभी सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। संघ अपने क्षेत्रों में कार्य कर सके और राज्य अपने क्षेत्रों में कार्य कर सके। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की जो पहली विशेषता होती है वह होती है शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन। यह शक्ति विभाजन क्या होता है? शक्ति विभाजन, यह शक्ति विभाजन क्या है? जैसा कि जो विधि बनाने का कार्य होता है, यानी कि जो जो विषय होते हैं, जिन जिन विषयों पर विधि बनाने की जो शक्ति प्राप्त होती है वह केंद्र को भी प्राप्त होती है और राज्य को भी प्राप्त होती है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। शक्तियों का विभाजन का मतलब क्या है? विषय का, विधि निर्माण करने की शक्ति का, कि किस विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और किस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, संघ सरकार कानून बनाएगी। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में विषयों का बंटवारा कर दिया जाता है। राज्य सरकार के लिए पृथक विषय कर दिए जाते हैं, केंद्र सरकार के लिए पृथक विषय कर दिए जाते हैं। क्योंकि सब लोग मिलकर चलते हैं, संघीय शासन व्यवस्था के अधीन होते हैं, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति विभाजन किया जाता है। यह शक्ति विभाजन जो होता है, इस शक्ति विभाजन के अंतर्गत 3 सूचियां होती है। पहली सूची होती है संघ सूची, और दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरा विषय होता है, तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, और चौथी सूची, यानी कि जो न तो संघ सूची में सम्मिलित होती है, न राज्य सूची में सम्मिलित होती है, न समवर्ती सूची में सम्मिलित होती है, ऐसे विषयों को हम अवशिष्ट विषय की श्रेणी में रखते हैं। अवशिष्ट विषय की श्रेणी में रखते हैं। तो अमेरिका में भी यही व्यवस्था है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। और भारत में भी यही व्यवस्था है। भारत में भी विषयों का बंटवारा 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। जो संघ सूची है, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय 97 विषय थे। वहीं जो राज्य सूची है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होता है। और इस राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। जब संविधान बना था, संविधान लागू हुआ था, उस समय इसमें 67 विषय थे। और वहीं समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। पूर्व में इसमें 47 विषय थे, लेकिन 1976 में एक संशोधन किया जाता है। 1976 में संशोधन किया जाता है, 42वां संवैधानिक संशोधन किया जाता है। इस संशोधन के अधीन जो इसमें से राज्य सूची के 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो इस समय संघ सूची में, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे कि रक्षा हो गया, वित्त हो गया, रक्षा,
वित्त, विदेश सेवा, दूरसंचार, रेल इत्यादि विषयों पर कानून कौन बनाती है? संघ सरकार, यानी कि भारत सरकार जिसको हम कहते हैं, केंद्र सरकार या भारत सरकार कहते हैं। वही राज्य सूची पर हमारी राज्य सरकारें कानून बनाती है, जैसे कि राज्य सूची के विषयों पर यह राज्य सरकार कानून बनाती है। और वहीं समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य समवर्ती, यानी कि समान अधिकार होता है। राज्यों को भी यह अधिकार होता है और केंद्र को भी अधिकार होता है समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि किसी विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून निरसित हो जाएगा। यानी कि राज्य सरकार कानून जो बनाती है वह समाप्त हो जाता है और केंद्र सरकार या संघ सरकार जो कानून बनाती है उसको सर्वोच्चता स्थापित होती है। यानी कि समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, संघ सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। वहीं अवशिष्ट विषय, यानी कि जो किसी सूची में उपलब्ध नहीं है उन विषयों को अवशिष्ट विषयों में रखा गया है और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? भारत सरकार को है, भारत सरकार को है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। दूसरी विशेषता इसकी आती है, दूसरी विशेषता दोहरी शासन प्रणाली। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। दोहरी शासन प्रणाली, एक तो केंद्र सरकार की होती है, दूसरी राज्य सरकार की होती है। यानी कि केंद्र सरकार जिसको हम भारत सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार, और दूसरी राज्य सरकार, राज्य सरकार। जैसे हम देखते हैं कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश तो पूर्णतः केंद्र के अधीन है, यानी कि जो संघ शासित प्रदेश है जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़, पांडिचेरी, दमन दीव तथा दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, ये सब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं यह सब केंद्र के अधीन है। इसमें केंद्र के द्वारा राज्यपाल या प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। वही जो 28 राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल वगैरह, जैसे कि जो राज्य सरकार हैं, जो राज्य हैं, यानी कि जो 28 राज्य हैं, इन राज्यों में अलग सरकारें होती हैं। जैसे कि दिल्ली में, यदि दिल्ली में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो हमारे उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में या फिर राजस्थान में अलग अलग सरकारें हैं। यानी कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कौन है? इसमें माननीय योगी जी, आदित्यनाथ योगी। तो दो, यानी कि एक तो केंद्र का प्रधान, पूरे भारत का एक मुखिया होता है जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। पूरे भारत का एक मुखिया होता है जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। इसी तरह से राज्यों में भी एक मुखिया होता है जिसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं। तो यह मुख्यमंत्री जो होता है राज्यों का प्रशासन करता है, जो प्रधानमंत्री होता है यह पूरे भारत का प्रशासन करता है। प्रधानमंत्री, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वह प्रशासन करता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विदेश नीति का निर्धारण करता है। लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है उसका जो कार्य क्षेत्र होता है अपने राज्य की सीमाओं के अंतर्गत ही होता है। वह राज्य की सीमाओं के अंतर्गत ही कानून बनाता है। राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, प्रशासन कर सकता है। लेकिन जो संघ सरकार होती है या भारत सरकार जिसको हम कहते हैं, या मोदी सरकार, वर्तमान में मोदी सरकार जो है वह पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर वह शासन करती है। किसके अधीन? संघ सूची विषयों के अधीन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी शासन व्यवस्था होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी शासन व्यवस्था होती है, केंद्र की अलग होती है और राज्य की अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान जो होता है वह सर्वोच्च होता है। राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें वह संविधान के अनुरूप कार्य करती हैं। यानी कि जो राज्य है
और जो संघ है, केंद्र है, वह संविधान से ही अपनी शक्ति प्राप्त होती है। संविधान में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। संविधान के अंतर्गत शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है कि केंद्र सरकार को कौन से कार्य करने हैं, राज्य सरकार को कौन से कार्य करने हैं, और जितने भी पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों की शक्तियां संविधान के द्वारा निश्चित कर दी जाती हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि होता है, सर्वोच्च होता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार संविधान के अनुसार ही कार्य करती रहती हैं। वहीं न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोच्च होता है। न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, न्यायालय सर्वोच्च होती है, क्योंकि न्यायपालिका जो होती है वह संविधान का संरक्षक होती है, संविधान का रक्षक होती है, और वह देखती रहती है, एक वॉचमैन की तरह से भूमिका निभाती है, देखती रहती है कि संविधान का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यदि संविधान का उल्लंघन होता है तो वह कार्यपालिका या संसद के द्वारा बनाए गए नियमों को अवैध घोषित कर सकती है। जैसे कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है और अमेरिका में संविधान की सर्वोपरिता के साथ साथ न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी स्थापित की गई है। अमेरिकी शासन व्यवस्था के बारे में यह कहा जाता है कि जो जज कहें वही कानून है, यानी कि न्यायपालिका के संदर्भ में यह कहा जाता है कि जज जो कहें वही कानून है, क्योंकि अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है, 10 पृष्ठों वाला है, 7 अनुच्छेद है उसमें, तो अमेरिका उस कानून को कानूनविद ही समझ सकते हैं। वह इतने अमेरिका का संविधान इतना संक्षिप्त है कि उसको केवल न्यायविद ही समझ सकते हैं, न्यायपालिका ही व्याख्या कर सकती है। इसलिए न्यायपालिका जो कह देती है वह कानून बन जाता है। अमेरिका के न्यायपालिका के बारे में कहा जाता है कि जो न्यायाधीश कहते हैं वही कानून होता है। तो न्यायपालिका सर्वोच्च होती है और उसके न्यायपालिका के निर्णयों का सम्मान करना होता है। राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी न्यायपालिका के निर्णयों का सम्मान करना होता है। यानी कि केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें यह सब न्यायपालिका के अधीन होती है। यह न्यायपालिका के अधीन होती है और संविधान के अधीन होती है। यह संविधान का पालन करती रहती है और उसके साथ न्यायपालिका भी निर्देश देती रहती है कि क्या उचित है, क्या संवैधानिक है, क्या गैर संवैधानिक है। तो इस तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। वहीं द्विसदनी शासन व्यवस्था, द्विसदनी 5वां पॉइंट है द्विसदनी। द्विसदनी व्यवस्थापिका, ये जो द्विसदनी संघात्मक शासन व्यवस्था में द्विसदनी व्यवस्थापिका होती है, एक तो पूरे भारत सरकार की होती है, दूसरे राज्यों का भी प्रतिनिधित्व उसमें होता है। जैसे कि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, तो यहाँ पे संसद जो होती है दोहरी होती है। संसद दोहरी होती है। एक में जनता का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व होता है, दूसरे में राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। ये संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण द्विसदनी व्यवस्थापिका रखी गई है। इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था में भी व्यवस्थापिका द्विसदनी होती है, लेकिन कुछ देशों में एक सदनी होती है। जैसे कि चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को देख सकते हैं कि चीन में एक ही व्यवस्थापिका, एक ही संसद का एक ही अंग है या एक ही भाग है, एक ही चैम्बर है, और उसी संसद से समूचे चीन की प्रणाली निर्धारित की जाती है, विधायी कार्य किए जाते हैं। लेकिन भारत में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में द्विसदनी व्यवस्थापिका है। इसमें भारत में हम देख सकते हैं कि पहली लोकसभा है, लोकसभा, और इस लोकसभा में 543 सदस्य हैं। वहीं दूसरी जो है राज्यसभा है, इस राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, यानी कि 543 लोकसभा में हैं। इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, यानी कि जनता का प्रतिनिधि संस्था होती है। जनता का प्रतिनिधित्व इस लोकसभा में प्राप्त होता है। और दूसरा है राज्यसभा में 245 है, जिसमें कि 233 सदस्य जो होते हैं, 233 सदस्य हैं, यह राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित होते हैं।
यानी कि जैसे कि अमेरिका में राज्यों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, अमेरिका में भी 2 सदन हैं। कांग्रेस, अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस के 2 सदन हैं। पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा है सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सदस्य हैं, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता का निर्वाचन होता है, जनता के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन होता है। वहीं राज्यसभा यानी कि सीनेट में 100 सदस्य हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं, अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्यों से 2-2 प्रतिनिधि हैं। तो अमेरिका में कितने हैं? 100 सदस्य हैं सीनेट में, 100 सदस्य सीनेट में हैं और 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो हर राज्य से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे वो जनसंख्या बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे राज्य बड़ा हो, चाहे राज्य छोटा हो, 2 प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य से भेजे जाते हैं। तो इस तरह से अमेरिका के सीनेट में 100 सदस्य हैं। लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। जो राज्य बहुत बड़ा है उस राज्यों में ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, जो राज्य छोटा है उन राज्यों से कम प्रतिनिधित्व हैं। 1-1 प्रतिनिधि हैं या 8 प्रतिनिधि हैं, 10 प्रतिनिधि हैं। जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधियों की संख्या तय की जाती है। तो राज्यसभा के अंतर्गत 233 प्लस 12 जो होते हैं यह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और इन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो किया जाता है यह राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाता है। राज्य के विधानसभा के द्वारा निर्वाचन इनका किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधि जो है 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधि तो 31 है। तो इन 31 राज्यसभा के सांसदों, इन्हें भी सांसद कहा जाता है, एमपी कहा जाता है। तो इस 31 सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाता है, राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में द्विसदनी व्यवस्थापिका होती है। एक जनता का प्रतिनिधित्व होता है, दूसरा राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो यह लोकसभा जो है यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वही राज्यसभा जो है यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में सब कुछ दोहरी शासन व्यवस्था होती है। हम देख सकते हैं कि केंद्र में प्रधानमंत्री है तो राज्य में मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में संसद है तो राज्य में विधानमंडल है, केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय है तो राज्य में उच्च न्यायालय है। यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब कुछ दोहरी होती है। केंद्र की अलग सरकार होती है, राज्य की अलग सरकार होती है, केंद्र की अलग विधायिका होती है, राज्य की अलग विधायिका होती है। पूरे समूचे भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, वहीं राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी शासन प्रणाली होती है, दोहरी कार्य प्रणाली होती है। आइए हम देखते हैं संघ शासन व्यवस्था के प्रतिमान, मॉडल कौन, यानी किस प्रकार की संघात्मक शासन व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो व्यवहार में हम 3 प्रकार की शासन व्यवस्था देखते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था देखते हैं। पहला है सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद। और दूसरा है सौदेबाजी वाला संघवाद। और तीसरा है एकात्मक संघवाद। ये 3 प्रकार के प्रतिमान हम देख सकते हैं। सहकारी संघवाद, सौदेबाजी वाला संघवाद और एकात्मक संघवाद, 3 प्रकार के प्रतिमान देख सकते हैं। यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप अलग अलग हो सकते हैं। कुछ देशों में सहकारी संघवाद हो सकता है, कुछ देशों में सौदेबाजी वाला संघवाद हो सकता है और कुछ देशों में एकात्मक संघवाद हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि यह सहकारी संघवाद क्या होता है। सहकारी संघवाद, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सहकारी यानी कि साथ साथ कार्य करना। सहकारी का क्या अर्थ होता है? साथ साथ कार्य करना। सहकारी या साथ साथ चलना, सामंजस्य बनाकर चलना, इसको हम सहकारी संघवाद कहते हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें जो होती हैं, केंद्र और राज्य दोनों आपस में सामंजस्य और समन्वय करती हुई चलती हैं। यानी केंद्र और राज्य सरकारों में सामंजस्य स्थापित होता है।
तो सहकारी संघवाद के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार में सामंजस्य स्थापित होता है। केंद्र सरकार जो होती है शक्तिशाली होती है, लेकिन इतनी शक्तिशाली नहीं होती है कि राज्य सरकार को दबा दे। राज्य सरकार भी कमजोर नहीं होती है, इसमें केंद्र जो होती है शक्तिशाली होती है, लेकिन राज्य सरकार भी शक्तिशाली होती है, परंतु वह संघ सरकार से कम शक्तिशाली होती है। संघ सरकार राज्य सरकार को दबा नहीं सकती है, राज्य सरकार को दबा नहीं सकती है। दोनों सरकारें जो होती हैं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। यानी कि केंद्र किसके ऊपर निर्भर होता है? राज्यों के ऊपर निर्भर होता है, और राज्य किसके ऊपर निर्भर होता है? केंद्र के ऊपर निर्भर होता है। इसमें अंतर क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जाता है, अंतर क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जाता है। जैसे कि अमेरिका है, भारत है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है इत्यादि जो देश हैं उनमें सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जैसे हम भारत में ले लें, भारत में राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित होता है। जैसे राज्यपालों का सम्मेलन है, विभिन्न राज्यपालों का सम्मेलन है, राज्यपालों का सम्मेलन होता है, मुख्य सचिवों का सम्मेलन होता है, जो राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। समस्त 28 राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है समय समय पर सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने के लिए। वही 28 राज्यों के राज्यपालों का सम्मेलन स्थापित किया जाता है सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने के लिए, अंतर क्षेत्रीय सहयोग पर बल देने के लिए। वही क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है, जो क्षेत्रीय परिषदें आपस में सभी राज्यों के मध्य समन्वय और सामंजस्य स्थापित करती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के उपकरण तैयार किए गए हैं, या विभिन्न उपाय बनाए गए हैं, विभिन्न उपायों का निर्धारण किया गया है जिससे कि अंतर क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जा सके। इसमें संघ और राज्य सरकार जो होती है एक दूसरे पर आश्रित होती है। सहकारी संघवाद यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में समन्वय स्थापित करती है, सामंजस्य स्थापित करती है, और दोनों आपस में तालमेल बैठाकर चलती है, दोनों साथ साथ कार्य करती है। यानी कि राज्य किसका सहयोग करता है? केंद्र का करता है। केंद्र किसका सहयोग करता है? राज्य का सहयोग करता है। आइए अब देखते हैं सौदेबाजी वाला संघवाद। यह जो सौदेबाजी वाला संघवाद होता है यह अफ्रीका और कुछ नवोदित देशों में देखने को मिलता है। कुछ अफ्रीकी देशों में देखने को मिलता है, कुछ नवोदित देशों में देखने को मिलता है। यानी कि इस सौदेबाजी वाले राज्य में या संघ में जब केंद्र सरकार दुर्बल हो, केंद्र क्या हो? दुर्बल, और राज्य सरकार जो हो वह सबल हो, शक्तिशाली हो, तब इस प्रकार की संघवाद की स्थापना हो जाती है। यानी कि जब केंद्र दुर्बल हो या राज्य मजबूत हो तब इस प्रकार के सौदेबाजी वाला संघात्मक शासन देखने को मिलता है। या केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार हो, केंद्र में अलग और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार हो, यानी कि राजनीतिक दल अलग हो। जैसे कि केंद्र में यदि बीजेपी की सरकार है, हम देख सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है, और राज्य में कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। यानी कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार होती हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है, वो सहकारी संघवाद का अस्तित्व देखने को मिलता है। लेकिन जब केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार होती है, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार होती है, तो यह राज्य की पार्टियां जो होती है सौदेबाजी करती हैं। राज्य की पार्टियां सौदेबाजी करती हैं, केंद्र सरकार से सौदेबाजी करती हैं, और वह केंद्र सरकार से सौदेबाजी करके ही कार्य करती हैं। या फिर ये जो केंद्र में जो है दुर्बल पार्टी, यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। कई दलों के संयोग से, कई दलों के विलय से जनता पार्टी की सरकार बनती है। वही 1970 के बाद हम देख सकते हैं 1989-90 में देख सकते हैं, या 1990 के बाद 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार रही है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, विभिन्न पार्टियों की सरकार रही है। इसी तरह से 1998 से 2004 तक बीजेपी की सरकार रही है। यानी कि उस समय कई पार्टियों का विलय हुआ था, उसमें कई पार्टियों की सहयोग से सरकार बनी थी, जिसको एनडीए कहते हैं, कांग्रेस को यूपीए कहते हैं।
तो एनडीए और यूपीए की सरकार बनी थी, तो कई पार्टियों को, लगभग 30-40 पार्टियों के सहयोग से केंद्र में सरकारें स्थापित रही हैं। तो इसको हम सौदेबाजी वाला कर सकते हैं, यानी कि राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार हो, केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार हो, तो ऐसे में राज्य सरकार जो है केंद्र से समझौता करती है, सौदेबाजी करती है। आइए अब देखते हैं एकात्मक संघवाद। एकात्मक संघवाद क्या होता है? यानी कि एकात्मक संघवाद के अंतर्गत जब केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, जो एक केंद्र सरकार है यह बहुत अधिक शक्तिशाली होती है और राज्य सरकार शक्तिशाली नहीं होती है, तब हम इसको एकात्मक संघवाद का रूप देखने को हमें मिलता है। यानी कि जब प्रादेशिक सरकार कमजोर होती है, प्रादेशिक सरकार, जैसे कि राज्यों में कई पार्टी की सरकार है, राज्य में जो है कई पार्टी की सरकार है, गठबंधन सरकार, जिसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं, गठबंधन सरकार करते हैं, राज्य में गठबंधन सरकारें हों और केंद्र में किसी एक पार्टी का वर्चस्व हो, तो ऐसी स्थिति में हम एकात्मक संघवाद देखते हैं, देखने को हमें मिलता है। यानी कि केंद्रीय सरकार जो है या फिर केंद्रीय सरकार विभिन्न प्रकार के भय उत्पन्न करती है और भय के द्वारा वह राज्यों की सरकारों को भंग करने की चेतावनी दे सकती है। जैसे कि युद्ध की राजनीति, जैसे कि युद्ध के समय आपातकाल लागू हो जाता है, युद्ध के समय आपातकाल लागू हो जाता है, या आर्थिक मंदी आती है, मंदी के समय आपातकाल लागू हो सकता है, जैसे कि अनुच्छेद 352, 356, 360, इसके तहत राज्यों में आपातकालीन व्यवस्था लागू हो जाती है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। या फिर लोगों के कल्याण की राजनीति, लोगों के लिए कल्याण करने की जो राजनीति होती है, और वहीं पर अनुदान देने के संबंध में राज्य भेदभाव केंद्र सरकार या संघ सरकार भेदभाव करती है। वहीं दलगत राजनीति के कारण वह भय पैदा करती है, दलगत राजनीति के कारण। जैसे कि युद्ध के समय हम देखते हैं कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो जाता है, 352 का प्रयोग हो जाता है। इसके तहत राज्य की सरकारों को भंग किया जा सकता है या राज्य की सरकारों की शक्तियां केंद्र अपने हाथ में ले सकता है, तो यह एकात्मक संघवाद का रूप हो जाता है। वही आर्थिक मंदी के दौरान या अनुच्छेद 360 जब लागू हो जाएगा तो राज्य सरकारों को भंग किया जा सकता है और राज्य की सत्ता सरकार संघ सरकार अपने हाथ में ले सकती है, या लोगों की कल्याण करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाता है, कल्याणकारी नीतियां, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाला जाता है, या सहायता अनुदान जो राज्य ग्रांट देती है, जो संघ सरकार राज्यों को ग्रांट देती है, ग्रांटों को देने के संबंध में भी वह प्रेशर कर सकती है। या फिर दलगत राजनीति का तात्पर्य है कि जब केंद्र में उसी पार्टी की सरकार हो और राज्य में जो है बीजेपी की सरकार हो, केंद्र में, जैसे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, या केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें हो, तो राज्य की जो पार्टी होती है वह अपने मुख्यमंत्री का निर्धारण स्वयं नहीं कर पाती है। उसको मुख्यमंत्री का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? हाई कमान के द्वारा किया जाता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, जितने भी हैं, मध्य प्रदेश में, बिहार में, अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार हो और इन राज्यों में भी इसी पार्टी का बहुमत हो, तो जो मुख्यमंत्री होता है वह मुख्यमंत्री हाई कमान के द्वारा, केंद्रीय कार्य समिति के द्वारा तय किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि भारत में 1971 में इमरजेंसी लागू हो जाती है और 1971 में इमरजेंसी जो लागू होती है वह 1977 तक चलती रहती है। लगभग 6 सालों तक, यह 6 सालों से अधिक तक इमरजेंसी चलती रहती है। इसमें केंद्र जो होता है संप्रभु हो जाता है, केंद्र प्रभुत्व हो जाता है। तो जब केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होती है तो ऐसे में एकात्मक शासन व्यवस्था दे सकते हैं, या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भंग कर दे और राज्य सरकारों की शक्तियां अपने हाथ में ले लें, तो ऐसी स्थिति को हम एकात्मक संघवाद कर सकते हैं। या फिर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। जैसे कि 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी तो उसने 9 राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया था, 9 राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया था और 9 राज्यों की कमान अपने हाथ में ले ली थी। यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण प्रकट होता है। इसी स्थिति में एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण प्रकट होता है, क्योंकि हमारे भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, दोनों शासन व्यवस्था का मिश्रण है। तो हम आपातकालीन स्थितियों में एकात्मक शासन व्यवस्था देख सकते हैं
जब सब कुछ केवल प्रधानमंत्री केंद्रीय संसद ही कार्य करती हो, और सामान्य स्थितियों में संघीय शासन व्यवस्था देख सकते हैं। जैसे इस समय हम देख सकते हैं कि 352, 356, 360 नहीं लागू है, तो यह संघात्मक शासन व्यवस्था हो सकती है। यानी कि इस एकात्मक संघवाद में एक दलीय प्रभुता स्थापित हो जाती है। एक दलीय प्रभुता स्थापित हो जाती है, एक ही दल का प्रभुत्व होता है। जैसे कि 1952 से कांग्रेस का वर्चस्व रहा और 1989 तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा। राज्यों में कांग्रेस की सरकार जब बनती थी तो यह कांग्रेस हाईकमान ही तय करता था कि कौन मुख्यमंत्री होगा। जैसे कि 1952 से ले लें 1989 तक केंद्र में सरकार कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 1968 से राज्यों में कांग्रेस में फूट पड़ जाती है और क्षेत्रीय दलों का उदय होना शुरू होता है। केंद्र सरकार में हम देख सकते हैं कि 1989 से सौदेबाजी वाली सरकार बनती आ रही है। लेकिन हम फिर देखते हैं वर्तमान समय में 2014 में जो सरकार बनी है, 2014 में जो बीजेपी की सरकार बनी है, इसमें यह पूर्ण बहुमत में आई है। और वहीं पे 2019 में जो सरकार बनी है यह भी पूर्ण बहुमत में आई है, यह भी बहुमत में आई है। तो इस तरह से बहुमत की सरकार, जब बहुमत की सरकार होती है तो किसी पार्टी का सहयोग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सरकारें जब अल्पमत में होती हैं, सीट कम मिलती हैं, तो अन्य दलों के सहयोग से जो सरकार बनती है, गठबंधन सरकार जिसको कहते हैं, वह सरकार कमजोर होती है, क्योंकि सभी दलों के इच्छाओं का पालन करना होता है, सभी दलों की मांगों को पूरी करनी होती है। तो इस तरह से एकात्मक संघवाद के अंतर्गत एक ही दल का वर्चस्व स्थापित हो सकता है। हम समय समय पर भारत में एकात्मक संघवाद के रूप भी देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं संघवाद की कार्यप्रणाली या संघात्मक शासन व्यवस्था के कार्य। आइए अब देखते हैं संघीय शासन के कार्य या संघवाद की कार्यप्रणाली, यानी कि संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था कैसे कैसे कार्य करती है। तो पहला कार्य है राष्ट्रीय एकता का निर्माण। ये जो संघीय शासन व्यवस्था होती है, संघीय शासन व्यवस्था है, यह राष्ट्रीय एकता का निर्माण करती है। क्योंकि राज्यों के अपने अपने हित होते हैं, राज्य तो राज्यों अपने अपने स्थानीय हितों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। ऐसे में वो राष्ट्रीय स्तर पे कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में यह जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? संघ सरकार को सौंपी गई है। तो वह संघ सरकार सभी राज्यों में सामंजस्य और समन्वय बनाए रखती है और राष्ट्रीय एकता और सौहार्द की रक्षा करती है, राष्ट्रीय एकता का निर्माण करती है। विदेश नीति का निर्धारण, जो स्थानीय सरकारें होती हैं वह अपने राज्य सरकार के लिए कार्य करती हैं, राज्य के लोगों के लिए कानून बनाती है। लेकिन जो संघ सरकार होती है यह विदेश नीति का निर्धारण करती है। संघ सरकार, क्योंकि हर राज्य अलग अलग विदेश नीतियां नहीं बना पाएगा, या राज्यों को वैदेशिक नीतियों से नीति बनाने की छूट नहीं दी गई है। यानी राज्य जो है वह विदेशों से संबंध स्थापित नहीं कर सकता, उसको हमारे भारत में छूट नहीं दी गई है। जबकि कुछ राज्यों में छूट दी गई है, कुछ राज्यों में या कुछ देशों में छूट दी गई है। तो यह विदेश नीति का निर्धारण करती है, यह विदेश नीति का निर्धारण करती है। यानी कि जो संघ सरकार होती है वह विदेश नीतियां बनाती है, कूटनीतिक संबंध स्थापित करती है, राजनयिक संबंध स्थापित करती है, या फिर व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध, सामरिक संबंध इत्यादि नीतियों का निर्धारण संघ सरकार के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि, क्योंकि हित दो होते हैं, एक स्थानीय हित है, एक राष्ट्रीय हित। जो स्थानीय हित होते हैं वह राज्यों को दे दिए जाते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के विषय होते हैं या राष्ट्रीय हित के विषय होते हैं वह संघ सरकार या केंद्र सरकार अपने पास रखती है। केंद्र सरकार समस्त राष्ट्रों के लिए उत्थान का कार्य करती है। संप्रभुता को बनाए रखना, संघ सरकार संप्रभुता को बनाए रखती है। यानी कि संप्रभुता क्या होती है? जो अपने जली सीमा में, थली सीमा में, नभ सीमा में वह सर्वोच्च हो, यानी कि संप्रभुता एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति हो जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण न हो, तो अपने संप्रभुता को बनाए रखती है। 1947 तक भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं था, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो भारत संप्रभु हो जाता है। यानी कि यह अपनी नीतियां खुद बना सकता है, लोगों के लिए योजनाएं खुद बना सकता है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भारत को नियंत्रित कर सके। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत को कोई शक्ति नियंत्रित नहीं कर सकती है, ये नहीं, इसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवा सकती है। तो यह संप्रभुता को बनाए रखती है। यानी कि भारत, सभी राष्ट्र अपने अपने संप्रभुता को बनाए रखते हैं। विदेशी आक्रमण से रक्षा करना,
संघात्मक शासन व्यवस्था में जो संघ सरकार होती है उसका कार्य होता है कि अपने राज्य की सुरक्षा करना, अपने देश की सुरक्षा करना, विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, राज्यों में शांति स्थापित करना, विभिन्न राज्यों में शांति स्थापित करना और राज्यों का विकास करना, राज्य का विकास करने का कार्य। क्योंकि राज्य को समय समय पर यह सहायता अनुदान देती रहती है, सहायता अनुदान के द्वारा यह राज्य में कल्याणकारी कार्य करती रहती है, राज्यों में विकास करती रहती है, राज्यों को धन देती रहती है और विभिन्न राज्यों में शांति बहाल करती है। शांति बहाल करने में यह विभिन्न विधियों का प्रयोग करती है, जैसे अनुच्छेद 352, 356, 356। राज्यों में यदि शांति बहाल नहीं होती है तो यह अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके यह अपनी प्रशासन, राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकती है। राज्यों के आपसी संघर्षों को कम करना। हम देखते हैं कि जो विभिन्न राज्य होते हैं, विभिन्न राज्यों वाला जो देश होता है, तो राज्य और राज्य के बीच संघर्ष हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम कर्नाटक तमिलनाडु के बीच सकते हैं, कावेरी जल विवाद है और सीमा विवाद संबंधी विभिन्न सीमा विवाद होता है, नदी जल को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है और क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा संघर्षों को कम किया जाता है। विभिन्न राज्यों के बीच जो समस्याएं होती हैं, जो संघर्ष होते हैं, उन संघर्षों को कम किया जाता है और साथ ही साथ संघ सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि राज्यों के बीच संघर्ष समाप्त हो जाए। तो संघ सरकार जो होती है वह राज्यों के आपसी संघर्षों को कम करती है। आपातकाल में राज्य का प्रशासन, जैसा कि जब अनुच्छेद 352 लागू होता है, 356, 360 लागू होता है, तो राज्य की सरकारें केंद्र के अधीन चली जाती हैं। वह अब राज्य का प्रशासन जो होता है राज्यपाल के माध्यम से होता है, राज्यपाल के माध्यम से होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है, राज्यपाल के माध्यम से होता है और राज्य में राज्यपाल का शासन स्थापित हो जाता है, या जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, स्थापित हो जाता है। और संघ सरकार जो होती है वह केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन देती है। यानी कि संघ सरकार विभिन्न प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करती रहती है, लोक कल्याणकारी कार्य करती रहती है और लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए वह केंद्रीकरण, यानी कि केंद्रीकरण जैसे कि संघ सरकार है, और विकेंद्रीकरण इसके अधीन विभिन्न सरकारें हैं, यानी कि इसके अधीन विभिन्न राज्य हैं। तो यह कुछ विषयों को, कुछ शक्तियों को अपने पास रख लेती है और कुछ विषयों को स्थानीय सरकारों को दे देती है। तो इस तरह से यह केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन देते हैं और आपस में समन्वय, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करते हैं। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि होता है, तो हर संघ सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह संविधान के अनुसार चले, संविधान का अतिक्रमण न करे, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखे और खुद अपने संविधान की सर्वोच्चता को खुद बनाए रखे और साथ ही साथ वह राज्यों से भी अपेक्षा करे कि राज्य संविधान का पालन करें। जो राज्य संविधान का उल्लंघन करते हैं या संविधान के विपरीत कार्य करते हैं, तो ऐसी राज्यों को, सरकारों को जनहित को ध्यान में रखते हुए या कल्याण को ध्यान में रखते हुए ऐसे राज्यों का प्रशासन स्वयं अपने हाथ में ले ले। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संघ शासन व्यवस्था के कार्य होते हैं यह विभिन्न, यानी कि इसके बहुआयामी कार्य होते हैं। देश की रक्षा करना, संप्रभुता को बनाए रखना, मानवता की रक्षा करना, अंतर्राज्यीय सहयोग स्थापित करना, राज्य और राज्य के बीच विवादों का निपटान करना, विवादों का निपटारा करना, अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू करना और सभी राज्यों का विकास करना और संघ को एक मजबूत शक्तिशाली संघ की स्थापना करना, एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करना। तो मजबूत और शक्तिशाली संघ की स्थापना करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के विभिन्न कार्य होते हैं या इसकी कार्यप्रणाली इस तरह से होती है। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को संघीय शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं और संघीय शासन व्यवस्था के प्रतिमान और संघवाद की कार्यप्रणाली या संघीय शासन के कार्य से अवगत कराया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।